दोस्तों आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा आयरन मैन। दोस्तों अगर आपको ये फिल्म पसंद आए तो इसको लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिल्म की शुरुआत अफगानिस्तान से की जाती है जहां पर अमेरिकन आर्मी अपना एक्सपेरिमेंट कर रही होती है और इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए यहाँ पर ये टोनी स्टार्क का वेट कर रहे होते हैं। टोनी स्टार्क वहां पर एक मिसाइल का शो करता है और यूएस आर्मी को बताता है कि ये मिसाइल इतनी ज्यादा खतरनाक है कि ये एक ही बार में पूरी कंट्री को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसके बाद मिसाइल को छोड़ दिया जाता है और मिसाइल जैसे ही वहां पर अपने टारगेट पर हिट करती है चारों तरफ धूल के बादल उमड़ पड़ते हैं। दरअसल ये डील बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इस डील के क्लोज होते ही टोनी स्टार्क बहुत ही ज्यादा पैसे कमा सकता था। इस एक्सपेरिमेंट के बाद टोनी स्टार्क एक मिलिट्री व्हीकल में बैठकर कुछ आर्मी मैन के साथ जाने लग जाता है। थोड़ी दूर जाते ही उस मिलिट्री कॉन्वॉय के ऊपर अटैक हो जाता है जिसकी वजह से वहां के सारे सोल्जर्स को मार दिया जाता है, लेकिन वो टोनी स्टार्क को बचाने में कामयाब नहीं हो पाते। टोनी स्टार्क किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से भागकर एक पहाड़ी के पीछे जगह ले लेता है, लेकिन तभी वहां पर उसी की कंपनी का बनाया हुआ एक बॉम्ब आकर गिरता है जिसके फट जाने से वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मूवी के अगले सीन में हमें एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। वहां पर हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क को बेस्ट वेपन मैन्युफैक्चरिंग का अवार्ड मिलता है। दरअसल ये कंपनी इसके फादर ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर बनाई थी, लेकिन जब ये अवार्ड दिया जा रहा था वहां पर टोनी स्टार्क मौजूद नहीं होता और उसकी जगह उसका एक बेस्ट एम्प्लॉय और क्लोज फ्रेंड इस अवार्ड को रिसीव करता है। दरअसल टोनी स्टार्क एक बहुत ही ज्यादा अय्याश आदमी दिखाया जाता है। ये इस वक्त भी एक कसीनो में होता है और कसीनो के अंदर वही एक मिलिट्री मैन आता है जिसने इसके बिहाफ पर अवार्ड रिसीव किया था। अवार्ड देखने के बाद टोनी स्टार्क कहता है कि मेरे पास इतने अवार्ड्स हैं कि अब मुझे इसको रखने के लिए जगह ढूंढनी पड़ेगी। टोनी स्टार्क उस अवार्ड को किसी अनजान आदमी को देकर वहां से चला जाता है। जैसे ही वो कसीनो से बाहर निकलता है वहां पर एक रिपोर्टर आती है जो उससे कुछ सवाल पूछती है। वो कहती है कि क्या आप इतने खतरनाक वेपन्स बनाकर अपनी लाइफ से सेटिस्फाई हैं जो इतने सारे लोगों की जान ले लेते हैं। इसके जवाब में टोनी स्टार्क कहता है कि हाँ मैं सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि अगर हम लोग वेपन्स नहीं बनाएंगे तो कोई और हमारे ऊपर अटैक करके हमें पूरी तरह से मार सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो रिपोर्टर टोनी स्टार्क के साथ ही उसके घर चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क को उसकी सेक्रेटरी इन्फॉर्म करती है कि तुम्हारी फ्लाइट अफगानिस्तान के लिए बहुत जल्द रवाना होने वाली है। टोनी इस बात की परवाह नहीं करता क्योंकि उसके पास खुद का जेट होता है और उसी जेट में सफर करके वो अफगानिस्तान पहुंच जाता है। इसके बाद हमें मूवी का प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क को होश आता है और अपने आप को एक बैटरी से जुड़ा हुआ पाता है। वो ये बात देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है कि आखिर बैटरी मेरे शरीर से कनेक्ट क्यों है। तभी उसके पास एक और आदमी दिखाया जाता है जो टोनी स्टार्क को बोलता है कि तुम्हारे साथ जो बॉम्ब ब्लास्ट का हादसा हुआ था उसी की वजह से बॉम्ब के बहुत सारे टुकड़े तुम्हारे सीने यानी कि दिल के आसपास जाकर रुक गए और वो तुम्हारे दिल को डैमेज कर देते। इसीलिए हमने ये डिवाइस तुम्हारे चेस्ट में लगाया है ताकि उन छोटे छोटे टुकड़ों को तुम्हारे दिल तक पहुंचने से रोका जा सके। और ये डिवाइस एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है जो उन टुकड़ों को तुम्हारे दिल तक पहुंचने से रोक रहा है। साथ ही वो आदमी कहता है कि तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन तभी हमें पता लगता है कि टोनी स्टार्क और इसके साथी को टेररिस्ट ने अगवा किया हुआ है। वहां पे हम देखते हैं कि टेररिस्ट ग्रुप का बॉस वहां पर आता है जो टोनी स्टार्क से कहता है कि तुम्हें शायद पता नहीं, लेकिन तुम्हारी बनाई हुई मिसाइल हमें बहुत ज्यादा पसंद आई जिसकी वजह से हमने तुम्हें यहाँ पर अटैक करके अगवा कर लिया है। साथ ही वो कहता है कि जैसे कि तुम जानते हो कि यूएस आर्मी ने हमारी कंट्री के बॉर्डर पर कब्जा कर लिया है और मैं चाहता हूं कि तुम सेम वैसी ही मिसाइल मेरे लिए बनाओ ताकि हम यूएस आर्मी को यहाँ से खदेड़ कर बाहर कर सकें। ये सुनने के बाद टोनी स्टार्क कहता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला। इससे पहले कि टोनी स्टार्क कुछ बोल पाता उसके साथ खड़ा हुआ आदमी उससे कहता है कि तुम्हें करना ही होगा क्योंकि तुम्हारे पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। साथ ही वो ये भी बताता है कि एक ऐसा इलाका है जहां पर ना तो तुम्हारे लोग पहुंच पाएंगे और ना ही अमेरिकन आर्मी यहां पर तुम्हें बचाने के लिए पहुंच सकेगी और तुम यहीं पर मार दिए जाओगे। तभी हमें पता लगता है कि जो टोनी स्टार्क के साथ वो आदमी है वो भी पहले टोनी स्टार्क की तरह वेपन्स बनाया करता था और इसको भी अगवा करने के बाद यहाँ पर लाने के बाद उससे नए नए वेपन्स डेवलप करवाए जाते हैं। दोनों मिसाइल बनाने के काम पर लग जाते हैं और साथ ही साथ ये भी डिस्कस करते हैं कि आखिर यहाँ से निकलने का कोई तो रास्ता होगा। वो यहाँ से निकलने का रास्ता भी तलाश करने में जुट जाते हैं। साथ ही टोनी स्टार्क का साथी ये भी कहता है कि मुझे यहाँ से निकलकर अपनी फैमिली के पास जाना है ताकि मैं उनके साथ रह सकूं। टोनी स्टार्क कहता है कि मेरी तो कोई फैमिली ही नहीं है, सिर्फ एक ड्राइवर और एक सेक्रेटरी है। इसी के साथ साथ वो यहाँ से निकलने के प्लान भी सोचने लग जाते हैं। वो एक ऐसा आर्मर ड्रेस बनाने लग जाते हैं जिसको पहनकर यहाँ से निकला जा सकता था और उसका ब्लूप्रिंट बनाना शुरू कर देते हैं। इस आर्मर का डिजाइन करते समय वो साइंटिस्ट टोनी स्टार्क से कहता है कि जो तुम्हारे
तुम्हारी चेस्ट के अंदर मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस लगाया है, ये सिर्फ उसी बैटरी से ऑपरेट किया जा सकता है जो अभी तुम्हारे शरीर से कनेक्टेड है। जिस आर्मर सूट को बनाने की ये सोच रहे थे उसके लिए बहुत सारा मेटल लगने वाला था और टेररिस्ट लीडर ये सभी चीजें एक कंप्यूटर की मदद से देख रहा होता है। उन्हें यही लग रहा होता है कि ये हमारे लिए मिसाइल बनाने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो उनको मेटल सप्लाई करते रहते हैं। उस लीडर को इस बारे में पता नहीं होता कि मिसाइल बनाने के लिए आखिर किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, इसलिए वो सारा मटेरियल उनको सप्लाई करता रहता है। लेकिन जल्दी टोनी स्टार्क अपने साथी के साथ मिलकर वो सूट तैयार कर लेता है और इसकी खबर टेररिस्ट ग्रुप को भी लग जाती है, जिसके बाद वो लीडर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो लीडर उन दोनों के पास जाता है और टोनी स्टार्क के साथी को बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है। इसी दौरान टोनी स्टार्क अपने सूट को अपनी बॉडी पर पहन लेता है और एक बहुत ही जबरदस्त लुक में दिखाई देता है। इसी के साथ साथ वो सारा डेटा अपने सूट के अंदर स्टोर कर लेता है। वो वहां पर मौजूद सभी टेररिस्ट को एक एक करके मार डालता है और वहां से निकलकर बाहर आ जाता है। दरअसल ये एक केव होती है जिसके अंदर टोनी स्टार्क को रखा गया था। वहां से बाहर निकलने के बाद टोनी स्टार्क वहां पर रखे हुए सारे वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और डिस्ट्रॉय करने के बाद वो अपने सूट में लगा एक जेट का बटन ऑन कर देता है, जिसकी वजह से वो हवा में उड़ता हुआ एक रेगिस्तान में जाकर गिरता है और उसका सूट पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। लेकिन टोनी स्टार्क वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है। टोनी स्टार्क जैसे ही उस डेजर्ट में पहुंचता है उसकी टीम वहां पर हेल्प करने के लिए आ जाती है और उसे अपने साथ लेकर उसको वापस न्यूयॉर्क सिटी में ले आती है जहां पर वो रहा करता था। जैसे ही टोनी स्टार्क न्यूयॉर्क पहुंचता है वहां पर उसके फादर का फ्रेंड जिसने मिलकर इसके फादर के साथ ये कंपनी स्टार्ट की थी वो भी वहां पर होता है। टोनी स्टार्क उससे कहता है कि मैं एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता हूं और लोगों को कुछ मैसेज देना चाहता हूं। फिर हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस कर रहा होता है जहां पर वो बताता है कि मुझे अफगानिस्तान के टेररिस्ट ने अटैक करके अगवा कर लिया था और वो मुझसे एक ऐसा वेपन बनवाना चाहते थे जो पूरी सिटी को एक बार में ही तबाह कर सकता था। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता था कि मेरे बनाए हुए वेपन से पूरी की पूरी सिटीज तबाह हो जाए, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं अपने वेपन बनाने वाली कंपनी को पूरी तरह से बंद कर रहा हूँ। ये सुनने के बाद टोनी के फादर का फ्रेंड वहां पर आता है और वो मीडिया से कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे दोस्त टोनी स्टार्क की दिमागी हालत थोड़ी ठीक नहीं है क्योंकि वो अभी अभी एक टेररिस्ट ग्रुप से अपनी जान छुड़ाकर यहाँ तक पहुंचा है। हम इसके बारे में बात करेंगे और हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले जिसकी वजह से हम अपने वेपन बनाने वाली कंपनी को बंद कर दें। इसके बाद हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर आ जाता है और उसके पीछे पीछे उसके फादर का फ्रेंड भी आ जाता है और वो कहता है कि आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या था, तुम वहां से बचकर आखिर कैसे निकल पाए और उन लोगों ने आखिर तुम्हें किडनैप क्यों किया था। टोनी स्टार्क उनको सारी बातें एक्सप्लेन कर देता है और साथ ही ये भी बताता है कि मैं वहां से निकलने में इसलिए कामयाब हो पाया क्योंकि मैंने उस गुफा के अंदर एक ऐसा आयरन सूट बनाया जो हवा में उड़ सकता था और उसी की मदद से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। और साथ ही वो ये भी कहता है कि क्या तुम ऐसा सूट देखना चाहते हो जिसके अंदर इंसान फ्लाई कर सकता है। उसके फादर का फ्रेंड कहता है कि हाँ, मैं वो चीज देखना चाहता हूँ जिसको तुमने लैब के अंदर बनाया है। टोनी स्टार्क अपनी शर्ट खोलकर अपने चेस्ट में लगा हुआ वो डिवाइस दिखाता है जिसकी मदद से ये सूट को अनलिमिटेड पावर सप्लाई कर पाया, लेकिन थोड़े टाइम के लिए। ये देखने के बाद स्टेन कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा लाजवाब है। साथ ही स्टेन ये भी कहता है कि हमें इसके ऊपर और भी ज्यादा काम करना चाहिए, इसको और भी ज्यादा एडवांस करना चाहिए ताकि दुनिया के सामने हम इसे ला सके और इससे बहुत सारा पैसा कमा सके। टोनी स्टार्क उसकी ये बात नहीं मानता। इसके बाद हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क अपनी लैब के अंदर अपनी सेक्रेटरी की हेल्प से अपने चेस्ट में लगा हुआ वो डिवाइस निकाल रहा था। साथ ही वो ये भी कहता है कि मैंने इससे ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का डिवाइस बना लिया है जो इससे बहुत ही ज्यादा पावर आउटपुट दे सकता है और इससे लंबा चल सकता है। दरअसल ये एक टाइप का न्यूक्लियर रिएक्टर होता है जो टोनी स्टार्क ने बहुत ही कम समय के अंदर एक बहुत ही छोटे से साइज में बनाया था। टोनी स्टार्क की सेक्रेटरी पेपर उससे पूछती है कि आखिर ये काम क्या करता है। टोनी स्टार्क बताता है कि ये मेरे दिल के आसपास मेटल के टुकड़ों को मेरे दिल में छेद करने से रोकता है और ये मेरी बॉडी को बहुत ज्यादा अनलिमिटेड पावर सप्लाई करता है जब तक ये मेरी बॉडी में है, जब तक मैं जिंदा हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अफगानिस्तान के टेररिस्ट वो सूट ढूंढ निकालते हैं जिसको पहनकर टोनी स्टार्क वहां से निकलकर भाग गया था। वो सूट के सारे पीसेस को एक जगह जोड़कर समझ जाते हैं कि आखिर ये चीज क्या है। इधर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि टोनी स्टार्क अपनी लैब के अंदर अपने लिए एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के सूट पर काम कर रहा है और उसको पूरी तरह से बना चुका है। ये सूट इतना ज्यादा एडवांस था कि इसके अंदर रॉकेट लॉन्चर और बहुत सारे जेट लगे हुए थे जिसकी मदद से ये अपनी पावर को अनलिमिटेड कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क इस सूट को पहनने के बाद इसका
टेस्ट करना चाहता है और अपने सूट के अंदर लगे हुए कंप्यूटर को ऑर्डर देता है कि मुझे आसमान में ले चलो। टोनी स्टार्क इस सूट की लिमिट्स को टेस्ट करना चाहता था, इसलिए वो आसमान के अंदर बहुत अंदर चला जाता है, जहां पर बहुत ज्यादा सर्दी होने की वजह से उस सूट के ऊपर आइस जमना शुरू हो जाती है और उसका सिस्टम फेल होना शुरू हो जाता है। उसका कंप्यूटर भी काम नहीं कर रहा होता, वो बहुत तेजी से जमीन की तरफ गिरने लग जाता है, लेकिन तभी उसका सिस्टम रीबूट हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपने सूट को कंट्रोल कर लेता है और एक्सीडेंट से बच जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क अपनी लैब के अंदर आता है और उस सूट को और भी ज्यादा एडवांस और अलग मेटल से बनाता है ताकि वो हाइट पे जाने के बाद उसके ऊपर बर्फ ना जम सके। तभी हम देखते हैं कि वहां पे उसकी सेक्रेटरी पेपर आती है जो एक गिफ्ट लेकर आती है। जब वो इसको अनरैप करता है तो उसे वही रिएक्टर इसके अंदर मिलता है, जिसे देखने के बाद ये बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क एक पार्टी में जाता है जहां पे उसकी सेक्रेटरी पेपर मिलती है। दोनों एक दूसरे के साथ वहां पर अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन तभी वहां पर वही रिपोर्टर आ जाती है जिस रिपोर्टर ने टोनी स्टार्क से कुछ दिन पहले क्वेश्चंस किए थे। वो टोनी स्टार्क को कुछ फोटोग्राफ्स दिखाती है और कहती है कि तुम्हारी कंपनी के बनाए हुए वेपन्स जो एक मिलिट्री बेस में जाने थे वो अफगानिस्तान के टेररिस्ट के हाथ लग चुके हैं और वो इनका इस्तेमाल करके वहां के शहरों को तबाह करने वाले हैं। साथ ही वो ये कहती है कि मुझे पूरा यकीन है कि तुमने ये सब नहीं किया होगा और तुम्हारी कंपनी टेररिस्ट के साथ डील नहीं करती होगी। ये सुनने के बाद टोनी स्टार्क बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। उसे अपने पार्टनर स्टेन के ऊपर शक होता है क्योंकि हो ना हो कंपनी का सारा एक्सेस उसी के पास है और वही इस कंपनी को मैनेज करता है। इसके बाद टोनी स्टार्क स्टेन के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने ही ये मिलिट्री को मिसाइल्स भेजे थे जो कि अब मिलिट्री से चोरी कर लिए गए हैं। वो कहता है कि हाँ, ये मैंने ही मिसाइल वहां पे भेजे थे। साथ ही वो ये भी एक्सेप्ट करता है कि टेररिस्ट की अगर हम हेल्प नहीं करेंगे तो हमारी कंपनी का प्रॉफिट कम होने लग जाएगा। टोनी स्टार्क इसके बारे में कुछ भी नहीं कहता, वो वापस अपने घर पर आ जाता है और अपने सूट के ऊपर यानी आर्मर सूट के ऊपर काम करना शुरू कर देता है और डिसाइड करता है कि मुझे ही अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। टोनी स्टार्क ने इस सूट के अंदर और भी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी यूज की थी जो छोटे छोटे रॉकेट्स के साथ साथ ब्लास्टर्स का भी इस्तेमाल कर सकता है। टोनी स्टार्क इस सूट को कंप्लीट करने के बाद उसे पहनकर अफगानिस्तान पहुंच जाता है। टोनी स्टार्क उन टेररिस्ट के पास पहुंच जाता है और एक एक करके उनको मार डालता है। साथ ही वो टेररिस्ट ग्रुप के लीडर को भी मार डालता है और इसके बाद वहां पे रखे सारे वेपन्स और मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से वहां पर बड़ा ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट की खबर वहां पर मौजूद मिलिट्री बेस को भी लग जाती है। टोनी स्टार्क वापस से अपने सूट का इस्तेमाल करके आसमान में उड़ता हुआ वापस न्यूयॉर्क जा रहा था, लेकिन तभी उसके पीछे मिलिट्री जेट पड़ जाते हैं। वो इनसे बहुत मुश्किल से बच पा रहा था। तभी वो अपने दोस्त को कॉल करता है जो मिलिट्री के अंदर होता है। ये वही आदमी है जिसने टोनी स्टार्क का अवार्ड रिसीव किया था। वो बताता है कि इस सूट के अंदर कोई और नहीं बल्कि मैं हूं, तुम अपने जेट्स को वापस बुला लो। टोनी स्टार्क की इस बात को सुनने के बाद वो अपने जेट्स को वापस बुला लेता है। साथ ही टोनी स्टार्क उसको ये भी बताता है कि तुम्हें ये सीक्रेट ही रखना होगा कि मेरे पास कोई ऐसा सूट है जिसको पहनकर मैं एक जगह से दूसरी जगह जहाज की तरह उड़कर जा सकता हूँ। इधर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि स्टेन उन टेररिस्ट के पास जाता है जिनके बेस को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था और वो वहां पर कुछ ऐसी बातें जानता है जिसे सुनने के बाद वो हैरत में पड़ जाता है। टेररिस्ट ग्रुप का लीडर स्टेन से कहता है कि मुझे पता है ये काम किसने किया है। ये काम उसी ने किया है जो हमारी गुफा से एक आयरन का सूट पहनकर वहां से चला गया था और उसी ने वापस आकर यहाँ पर हमारे बेस को तबाह कर दिया है। अगर तुम मुझे कुछ पैसे ज्यादा दोगे तो मैं तुम्हें वो सूट दे सकता हूँ जो हमें एक डेजर्ट के अंदर मिला था। लेकिन स्टेन उनको पैसे नहीं देता बल्कि उनको धमकी देता है और उनसे वो सूट बिना पैसे दिए ही ले आता है। ये बात टोनी स्टार्क को भी पता लग जाती है कि उसका पुराना सूट चुरा लिया गया है और उसके अंदर मौजूद जो इन्फॉर्मेशन स्टोर थी वो किसी अगर दूसरे के हाथ लग जाएगी तो बहुत बड़ी तबाही आ सकती है। टोनी स्टार्क पेपर यानी कि अपनी सेक्रेटरी को एक टास्क देता है। वो उसे स्टेन के ऑफिस भेजता है ताकि उसके पर्सनल कंप्यूटर से सारी प्राइवेट फाइल्स को डाउनलोड करके वो ला सके। तभी पेपर को वहां पर पता लगता है कि टोनी स्टार्क की किडनैपिंग के पीछे कोई और नहीं बल्कि यही आदमी स्टेन था जो उसके फादर का पार्टनर है, क्योंकि ये टोनी को अपने रास्ते से हटाना चाहता था और पूरी कंपनी को अपने कब्जे में करना चाहता था। ये सारी जानकारी मिलने के बाद पेपर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और तभी वहां पर स्टेन आ जाता है। ये देखने के बाद वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन स्टेन को बातों में लगाने के बाद वो अपनी पेन ड्राइव को उस कंप्यूटर से हटाकर वहां से चली जाती है। उसके जाते ही स्टेन को भी पता लग जाता है कि उसकी कंप्यूटर से उसकी प्राइवेट
फाइल्स को एक ड्राइव में स्टोर करने के बाद हटा लिया गया है, जो सिर्फ पेपर का ही काम हो सकता है। पेपर उस बिल्डिंग से जैसे ही बाहर निकल रही होती है, उसे एक आदमी रोक लेता है। वो कहता है कि मुझे टोनी स्टार्क से बहुत जरूरी बात करनी है और मुझे उससे कुछ सवालात पूछने हैं। अगर तुम मेरी हेल्प कर दोगी तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्टेन ये देखने के बाद अपनी लेबोरेटरी के अंदर आता है और वहां पर हम देखते हैं कि इसके साइंटिस्ट एक बड़ा सा न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वही न्यूक्लियर रिएक्टर टोनी स्टार्क ने एक गुफा के अंदर बहुत ही छोटे साइज में बना लिया था और इसके साइंटिस्ट अभी तक एक बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर भी नहीं बना पाए हैं। वो अपने साइंटिस्ट के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और सीधा टोनी स्टार्क के पास पहुंच जाता है। टोनी स्टार्क समझ रहा होता है कि इसको पता नहीं है कि हमने इसके कंप्यूटर से सारी फाइल्स को निकाल लिया है, लेकिन तभी स्टेन टोनी स्टार्क को छोटे से डिवाइस की मदद से उसकी बॉडी को डिसेबल कर देता है, जिसकी वजह से वो पैरालाइज हो जाता है और उसकी चेस्ट में से वो छोटा सा न्यूक्लियर रिएक्टर निकाल कर चला जाता है, जिसकी वजह से टोनी स्टार्क की तबीयत बिगड़ना शुरू हो जाती है और वो कुछ ही समय में मरने वाला होता है। लेकिन तभी उसको याद आता है कि उसकी सेक्रेटरी पेपर ने उसका पुराना रिएक्टर उसको गिफ्ट किया था, जो उसकी टेबल पर रखा है। टोनी स्टार्क वहां तक पहुंचता है और अपनी चेस्ट के अंदर उस न्यूक्लियर रिएक्टर को लगाने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्टेन अपनी लैब के अंदर एक बड़ा सा आयरन सूट बना चुका था और उसका नाम ये आयरन मॉन्गर रखता है। वो टोनी स्टार्क से चुराया हुआ न्यूक्लियर रिएक्टर उस बड़े से आयरन मॉन्गर के अंदर फिट कर देता है, जिसकी वजह से वो एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन पेपर भी उस लैब के अंदर मौजूद थी ताकि और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन निकाल सके। ये सूट इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि ये चारों तरफ डिस्ट्रक्शन शुरू कर देता है और पेपर को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागना शुरू कर देता है। इससे पहले कि वो पेपर को मार पाता, आयरन मैन वहां पर पहुंच जाता है और दोनों के अंदर जबरदस्त फाइट होने लग जाती है। ये लड़ाई करते करते सिटी के बीचों बीच पहुंच जाते हैं, यानी कि सड़क पर। तो वहां पर आयरन मैन को याद आता है कि ये सूट अभी पूरी तरह से एडवांस नहीं है, ये अभी उसी पुरानी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके ही बनाया गया है, यानी कि अगर इसको आसमान में लेकर जाया जाए तो ये पूरी तरह से फ्रीज हो जाएगा। इसके फौरन बाद आयरन मैन आसमान की तरफ जाना शुरू कर देता है। ये चीज देखने के बाद आयरन मॉन्गर भी उसके पीछे पीछे उड़ना शुरू कर देता है और दोनों बहुत ही हाइट पर चले जाते हैं, जहां पर जाने के बाद आयरन मॉन्गर के ऊपर बहुत ज्यादा तादाद में बर्फ जमना शुरू हो जाती है और वो डीएक्टिवेट हो जाता है। वो बहुत तेजी से जमीन की तरफ गिरना शुरू हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो जमीन से टकरा पाता, वो अपने आप को कंट्रोल करके स्टेबल कर लेता है और आयरन मैन के ऊपर अटैक कर देता है। ये दोनों दरअसल लड़ाई करते करते वहीं पर पहुंच जाते हैं जिस लैब के अंदर वो बड़ा सा न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया जा रहा था। आयरन मैन को एक आइडिया आता है, वो पेपर को फोन करता है और कहता है कि तुम उस रिएक्टर को एक्टिवेट कर दो, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा, लेकिन मैं यहाँ पर उस ब्लास्ट होने से पहले ही चला जाऊंगा। उस टाइम पर आयरन मैन और आयरन मॉन्गर बहुत ज्यादा करीब थे। पेपर ऐसा ही करती है और उस रिएक्टर को एक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से पावर अनलिमिटेड होने की वजह से उसके अंदर बहुत ज्यादा रेज निकलती हैं और आयरन रेंजर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती हैं और इसी वजह से आयरन मॉन्गर उसी रिएक्टर में जाकर गिर जाता है और उसका वहीं पर दी एंड हो जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि आयरन मैन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए रेडी हो रहा है और वहां पर वो बताने वाला था कि आयरन मैन मैं ही हूं, लेकिन तभी वहां पर शील्ड का एजेंट कोल्सन आ जाता है और वो उसे ऐसा करने से मना करता है। साथ ही वो ये भी कहता है कि तुम्हें स्टेन की मौत को बताना है कि वो नेचुरल डेथ से मरा है। इसके बाद हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाता है, जहां पर उसको उसका मिलिट्री का फ्रेंड मिलता है। वो उसके कान में कहता है तुम सिर्फ वही कहो जो सच है। इसके बाद टोनी स्टार्क पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल देता है कि आई एम आयरन मैन। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि शील्ड का डायरेक्टर निक फ्यूरी टोनी स्टार्क से घर पर मिलने आता है, जहां पर वो इसे बताता है कि तुम इस दुनिया के अंदर एक अकेले सुपर हीरो नहीं हो और उसको एक्सप्लेन करता है कि मैं तुमसे एवेंजर्स के इनिशिएटिव के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये फिल्म पसंद आई तो नीचे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।